स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। इदी अमीन, जिसे बुचर ऑफ युगांडा कहा गया, मैडमैन, ईविल डिक्टेटर कहा गया, एक ऐसा तानाशाह जो कि सनकी था, और ना सिर्फ सनकी बल्कि क्रूर भी था। एक क्रूर तानाशाह था और साथ ही वो आदमखोर भी था। इदी अमीन के बारे में कई सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, आपने देखे होंगे, लेकिन आज कोशिश ये रहेगी कि आपको इदी अमीन के साथ साथ उसके बारे में तो डिटेल में पता चलेगा ही, साथ ही युगांडा का जो शोषण हुआ, युगांडा की जो बद से बदतर हालत हुई, उसमें कैसे ब्रिटेन, इजराइल, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन, इन सभी ने इदी अमीन का साथ दिया, तो कैसे युगांडा को लगातार ये लोग शोषित करते रहे, शोषण उसका करते रहे। कैसे इदी अमीन ने हर उस व्यक्ति को, जिसने भी उसे ताकतवर समझ के, पावरफुल समझ के उसका साथ दिया है, हर उस व्यक्ति पर वो हावी हुआ एक समय पर। किस तरह की एक पर्सनैलिटी का वो शख्स था, ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। क्यों आखिर अपनी ही पत्नी के हाथों की जगह पर पैर और पैर की जगह पर हाथ उसने सिलवा दिए थे। अब ये सेंटेंस सुनने में ही आपको बहुत भयावह लगा होगा कि आखिर ये कौन कर सकता है, ये आदमी तो, इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये असलियत में हुआ था और ये किया था आज इदी अमीन ने। अपनी ही वाइफ के पैरों की जगह पे हाथ और हाथ की जगह पे पैर उसने सिलवा दिए थे। तो आखिर ऐसा उसने क्या किया था, और आज इस वीडियो में इस तरह के कई सारे जो सन की अपराध हैं, इनके बारे में आपको पता चलेगा इदी अमीन के। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके पहले आपको बता दिया जाए, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करके IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे जाइए। सारे लिंक्स हैं कोर्सेज़ के, यूपीएससी सीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, स्टडी IQ के सभी के लिंक्स आपको मिल जाते हैं। क्लिक कीजिए, अपना कोर्स परचेज़ कीजिए, उस पर बड़ा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो VJ Live, ये आपको कोड लगाना है। इस कोड के साथ अपनी तैयारी को मजबूत, आसान बनाएंगे, बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो अब शुरुआत करते हैं आप आज के हमारे एपिसोड की। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो शुरुआत होती है साल 1925 से। ईस्ट अफ्रीका में एक देश है युगांडा, और युगांडा का एक शहर है कंपाला। इसी कंपाला में 1925 में जन्म हुआ इदी अमीन दादा का। इदी अमीन का दरअसल जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो दो अलग अलग आदिवासियों से आता था, दो अलग अलग ट्राइब से आता था। उसके जो पिता थे वो काकबा ट्राइब से थे, इस्लाम में आगे जाके कन्वर्ट हो गए। मदर जो थी उसकी, वो लुग बरा ट्राइब वहाँ पे एक था, वहाँ से आती थी। और मदर के बारे में बताते हैं, उसकी माँ के बारे में, कि वो जिस ट्रेडिशन से आती थी, वो जिस ट्राइब से आती थी, उसके चलते वो यहाँ पे एक हीलर का भी काम किया करती थी, तंत्र मंत्र साधना में बहुत ज़्यादा रहती थी, और तांत्रिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करती थी। तो ये जो बचपन था इदी अमीन का, वो यहाँ से शुरू होता है। अब बचपन क्योंकि मुसीबतों में इस तरह से रहा कि जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा थी इदी अमीन के घर में, और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं वो 4th क्लास तक ही उसने अपनी एजुकेशन की, सिर्फ 4th ग्रेड तक पढ़ता है। और उसके बाद में बचपन जो उसका आगे का बीता, वो अपने पिता की जो उनके काम में हाथ बटाना है उसमें बीता। जो घर में बकरियां थी उनको चराते हुए, फार्मिंग करते हुए, ये उसका पूरा बचपन रहता है। खैर 21 साल की करीबन उम्र होती है। 21 साल की उम्र, 1946 ये साल आता है। इस समय पर क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था यहाँ पे युगांडा में, और उसी वजह से किंग्स अफ्रीकन राइफल्स एक आर्मी की रेजिमेंट बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो 21 साल की उम्र में इस किंग्स अफ्रीकन रेजिमेंट में नौकरी लग जाती है इदी अमीन की। यहाँ उसकी नौकरी लगी थी बतौर कुक। वो यहाँ पे खानसामा था, कुकिंग का काम करता था। लेकिन देखा ये गया कि इस समय तक आते आते जो उसकी एक फ़िज़िकल एक पर्सनैलिटी थी, उसको अगर आप उसके फ़िज़िकल ट्रेट्स को देखें तो करीबन 6 फुट 4 इंच की हाइट थी। उस समय अराउंड 135 किलोग्राम का उसका वज़न था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड एक शख्स। यही सारी चीज़ें देखते हुए जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इदी अमीन को युगांडा का जो उस समय 2 स्पोर्ट्स ऐसे थे, एक लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, इसके लिए तैयार किया, और साथ ही साथ रग्बी का उसको एक प्लेयर बनाया। तो इन दोनों में ही उसको ट्रेनिंग जो थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई, यहाँ पे किंग्स अफ्रीकन जो आर्मी की इनकी रेजिमेंट थी उसमें। अंग्रेज़ों का उसके साथ ये परसेप्शन था कि ये अनएजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, वीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, साथ ही साथ फिज़िकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है। और यही वो कारण रहे कि इसको ना सिर्फ उन्होंने रग्बी की और बाकी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में इसको शामिल किया, इसे आर्मी में भी फास्ट प्रमोशंस यहाँ से मिलते गए। 1950s के अराउंड में कीनिया में माओ माओ रेबेलियन चल रहा था, माओ माओ विद्रोह जो था वो यहाँ पे चल रहा था, और इस पूरे विद्रोह के चलते
इदी अमीन को यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा जाता है। एक कमांड जो थी उसको दी गई थी कि भाई तुम्हें ये पूरा ऑपरेशन जो है वो यहाँ करना है, माओ विद्रोह को ख़त्म करना है। और इसके चलते जब यहाँ इदी अमीन पहुँचा तो उसने यहाँ पहली दफ़ा अपनी उन टेक्निक्स को दिखाया था जिसकी वजह से उसको एक जो टैग था सनकी का, क्रूर का, वो यहाँ मिलता है। दरअसल यहाँ जितने भी लोग उस विद्रोह में शामिल थे, जो गाँव वाले थे, उन सब की जो इंटरोगेशन हुई और उसके बाद उनमें से सैकड़ों लोग, 10-20 नहीं, सैकड़ों लोग जो गायब हुए, उन्हें दरअसल बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। इस तरह का टॉर्चर किया गया था, इस तरह की उनसे इंटरोगेशन होती थी कि यहाँ पे उन लोगों की मौत हो गई उस इंटरोगेशन के चलते। अंग्रेज़ों को लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई इदी अमीन की कि वो एक लॉयल है और इस तरह से आर्मी में भी एक कुक के बाद में अब जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक ऑपरेशन को लीड करने की, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करके दिखा रहा है। और इसी के चलते 1959 में उसे एफएनडी क्लास 2 ऑफिसर बना दिया था, यानी कि वारंट ऑफिसर अंग्रेज़ों ने उसको बना दिया। वारंट ऑफिसर बनना 1959 तक और उस किंग्स अफ्रीकन आर्मी के अंदर उस वक्त किसी भी अफ्रीकन के लिए हाईएस्ट रैंक थी, आप ये समझ लीजिए। तो इदी अमीन यहाँ तक अपनी करियर में जो ग्रोथ थी उसकी वो कर चुका था। खैर 3 साल बाद 1962 कीनिया में इदी अमीन को एक और बड़े ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, कीनिया के तुर्काना में। तुर्काना जब ये गया था तो यहाँ पे जो इसने ऑपरेशन लीड किया, इदी अमीन दरअसल यहाँ पे उस पूरी प्लाटून को लीड कर रहा था। यहाँ पे भी उसने अपनी जो पुरानी टैक्टिक्स थी माओ माओ रिबेलियन के दौरान की, वही अपनाना शुरू की, इंटरोगेशन की उन गाँव वालों से। और ये जो पूरा तुर्काना का उसको कमांड दिया गया था, ऑपरेशन दिया गया था, इसे ख़त्म करने के बाद जब इदी अमीन वापस आया तो यहाँ भी उसने वो जो अपना क्रूर एक उसका वहशीपन था, जो उसका एक सनकीपन था, वो यहाँ दिखाया था उन गांव वाले के साथ में। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। तुर्काना के ऑपरेशन के बाद गांव वालों ने कंप्लेंट की। इसके जो बड़े अफसर थे उनको कंप्लेंट की जाती है, ब्रिटिशर्स के जो बड़े बड़े इसके किंग्स अफ्रीकन आर्मी के ऑफिसर थे उनको कंप्लेंट की जाती है। और उस कंप्लेंट के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई तुर्काना ऑपरेशन की, तो वहाँ पे जिन भी लोगों की मौत हुई थी उन सब की जो बॉडी जो दफन कर दी गई थी उनको वापस से निकाला जाता है और उसके बाद उन बॉडीज़ की जांच होती है। फाइंडिंग्स में जो निकल के आया उसने सभी को चौंका के रख दिया था, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनको बुरी तरह उनके बॉडीज़ पर टॉर्चर के मार्क थे। इस तरह के टॉर्चर के मार्क थे जो कि कभी किसी ने देखे नहीं थे। उनके कई पार्ट्स काटे गए थे, बुरी तरह उन्हें पीटा गया था, और आधे से ज़्यादा विक्टिम तो ऐसे थे जिनको ज़िंदा ही दफना दिया गया था। ये सारी बातें जब इन्वेस्टिगेशन में सामने आई तो इसके बाद कीनिया की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने उस समय के युगांडा के जो पीएम थे मिल्टन ओबोटे, उनसे इदी अमीन के कोर्ट मार्शल की डिमांड की। उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये ना सिर्फ एक अफसर की तरह बिहेव करता है, ये यहाँ पे आके क्रूर अफसर की तरह बिहेव करता है। इसने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा है। मिल्टन ओबोटे के पास में ये एक्शन की डिमांड पहुँची, लेकिन ओबोटो ने यहाँ पे इस पूरे एक्शन को एक पॉलिटिकल रिस्क मानते हुए, क्योंकि ये वो साल था कि ये वो समय आ चुका था जब युगांडा जो है वो आज़ाद होने वाला था। ओबोटे को ये लगा कि इंडिपेंडेंस से ठीक 1 साल पहले या इंडिपेंडेंस के ही जो समय है उसमें किसी सीनियर अफ्रीकन ऑफिसर को पनिश करना या उसको कोर्ट मार्शल कर देना, तो ये एक इमेज अच्छी नहीं जाएगी युगांडा की। और इस वजह से यहाँ पे कोई भी एक्शन ओबोटे के द्वारा, जो पीएम मिल्टन ओबोटे थे उनके द्वारा इदी अमीन पे नहीं लिया जाता। जब ओबोटे ने ये एक्शन नहीं लिया था इदी अमीन पर और अमीन यहाँ पे बच के निकल गया था, तो उस समय के जो गवर्नर थे वॉल्टर काउट्स युगांडा के, तो सर वॉल्टर काउट्स ने उसी समय पर मिल्टन ओबोटे को, प्रधानमंत्री को, ये चेतावनी दी थी और ये कहा था कि तुम समझ नहीं रहे हो कि ये आदमी आखिर असल में है क्या, तुम अभी तक इसको समझ नहीं पाए हो, ये आगे जाके तुम्हारे लिए ही थ्रेट बनेगा, तुम्हारे लिए ही ये तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। लेकिन ओबोटे यहाँ पे इस पूरी चेतावनी को गवर्नर की इग्नोर कर देते हैं। खैर समय आगे बीतता है, साल ये 1962 आ चुका था, 1962। 9 अक्टूबर को युगांडा ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाता है, उसे इंडिपेंडेंस मिल जाती है। आज़ादी के बाद अमीन का जो आर्मी में प्रमोशन था वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ। मिल्टन ओबोटे का वो बहुत ज़्यादा खास हो चुका था इस समय पर, ओबोटे भी उसको अपना बहुत करीबी मानते थे। 1962 में उसका प्रमोशन होता है, कैप्टन बना दिया जाता है। अगले ही साल मेजर बना दिया जाता है 63 में, और उसके बाद में उसको यूके में एक विल्शायर जो स्कूल ऑफ इन्फेंट्री है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है उसके अगले साल, यानी कि 64 में। जब यहाँ ट्रेनिंग करके वो वापस आता है तो उसे एक और प्रमोशन दिया गया युगांडा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ओबोटे के द्वारा। अब उसे कर्नल बना दिया गया था। ये जो समय आए, इस समय पर देखा ये भी गया कि आखिर ये जो प्रमोशन थे वो क्यों मिल रहे थे। दरअसल इस समय
पीएम ओबोटे, देखिए ओबोटे के बारे में खुद ही बताया जाता है कि वो बहुत ही एक ग्रीडी, लालच से भरे हुए शख्स थे। सिर्फ पैसा ही उन्हें दिखता था। अपनी जनता के लिए उन्होंने कभी कुछ उस तरह के बड़े काम नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे। और इदी अमीन तो सिर्फ ना सिर्फ लालच बल्कि वो क्रूर भी था। उसे भी पैसा कमाना था, लेकिन क्रूरता के साथ भी वो पैसा कमा सकता था। तो यहाँ ये देखा गया था कि इदी अमीन के जो लगातार प्रमोशंस हो रहे थे साल 65 और 66 के बीच में, सामने आया सरकारों के और वहाँ के जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके युगांडा में, कि ओबोटे और अमीन का दरअसल एक इलीगल अलायंस चल रहा है। ये लोग साथ में काम करते हैं और ज़्यादा पैसा लाने के लिए। क्या करते थे इसके लिए ये लोग, कि कॉन्गो से जो कॉफ़ी है, गोल्ड है, सोना, गोल्ड और हाथी दांत, इनकी स्मगलिंग यहाँ पे चालू की थी। स्मगलिंग शुरू कर दी थी प्राइम मिनिस्टर ओबोटे ने और इदी अमीन के पूरे संरक्षण के साथ में। इसका पर्पज़ ये था कि जो लुम्बुआ सपोर्टर्स हैं, जो रेबल्स हैं उस समय के, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें आर्म्स के लिए फंडिंग किया जाए, अपोजिशन को दबाया जाए, अपोजिशन में जो लोग हैं उनकी किलिंग इन रेबल से कराई जाए। इन सब के लिए ये जो पैसा था इसको लगाया जाता था, और बाकी जो अपना पैसा था वो काला धन, एक तरह से आप उसको मान सकते हैं। तो ओबोटे यहाँ पे अपना काला धन जमा कर रहे थे हाथी दांत और सोने की स्मगलिंग के साथ में। इदी अमीन को भी यहाँ अच्छा खासा पैसा मिलता था। लेकिन ये सब जब एक्सपोज हुआ साल 65 और 66 में, इस समय पर अपोजिशन का जो रिएक्शन था युगांडा में, अब वो सामने आता है। अपोजिशन पार्टीज़ ने पार्लियामेंट्री एक्शन की, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। कहा कि ओबोटे जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं अमीन के साथ मिलके। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री के ऊपर यानी कि ओबोटे के ऊपर ये एक प्रहार हुआ, ये एक एक्शन लिया गया, डिमांड की गई एक्शन की अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, तो साल 66 में ही ओबोटे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं। युगांडा में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया जाता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है, आपातकाल लगा दिया गया। और इसी दौरान ओबोटे ने ये ऑर्डर दिया इदी अमीन को कि जो बुगांडा के किंग हैं, एक और जो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि एक राजशाही थी युगांडा के अंदर बुगांडा, वहाँ के जो किंग हैं मुतेसा, वो इन सारे अपोजिशन लीडर्स को सपोर्ट करते हैं। तो उनके पैलेस पर, लुबरी पैलेस पर अटैक कर दिया जाए। इदी अमीन, क्योंकि अटैक उसका एक सबसे ज़्यादा फेवरेट, उसका एक काम आप मान सकते हैं, उसको क्रूरता में मज़ा आता था, उसको लोगों को मारने में मज़ा आता था। वो अपनी हैवी आर्टिलरी लेकर, अपने हज़ारों सैनिक लेकर, युगांडा फोर्स के मोर्टार्स लेकर, यहाँ पे जो किंग मुटेसा थे, मुटेसा सेकंड, उनके पूरे पैलेस पर हमला कर देता है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि राजा को, किंग मुटेसा को एग्जाइल में जाना पड़ता है लंदन। वो यहाँ से लंदन भाग जाते हैं। उसके महज 3 साल के बाद उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 1969 में मौत भी हो गई थी लंदन के अंदर ही। इसके पीछे भी इदी अमीन का कहीं ना कहीं हाथ बताया जाता है। खैर, यहाँ पे ये जो एक तरह से विद्रोह हुआ था, ये जो सवाल उठे थे ओबोटे के ऊपर, ओबोटे ने इसको पूरी तरह से दबा दिया था, इदी अमीन के साथ में दबा दिया था। लेकिन अभी भी जो मुश्किलें थीं अब वो यहाँ से बढ़ना शुरू हो चुकी थी। ओबोटे ने खुद यहाँ पे इस पूरे टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, खुद को एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया था। अमीन को चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस बना दिया था। मतलब अब वो ना सिर्फ कर्नल था, वो पूरी आर्म फोर्सेस का युगांडा की चीफ बन चुका था। एयरफोर्स उसके हाथ में थी, आर्मी उसके हाथ में थी। लेकिन ये सब जो सारी चीज़ें हुई, इस समय पर देखा गया कि ओबोटे और अमीन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर ओबोटे और आर्मी चीफ अमीन के बीच में अब यहाँ से डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके थे। हुआ क्या कि कई डिफरेंसेस पैसों के लेकर भी थे, कई डिफरेंसेस अमीन की बढ़ती पावर को लेकर भी थे। हालांकि वो पावर उसे ओबोटे ने ही दी थी। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 1969 में जिसने इस पूरे डिफरेंस को इन दोनों के बीच में, उसकी जो गहराई थी, जो खाई थी, उसकी गहराई को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। हुआ क्या कि दरअसल 1969 में प्राइम मिनिस्टर ओबोटे के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हुए एक असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है। जो रिबेल्स थे अपोजिशन पार्टीज़ के, उन्होंने ये उनको मारने का अटैम्प्ट किया था। लेकिन इस पूरे अटैम्प्ट में, उस पूरे अटैक के अंदर ओबोटे तो खैर बच के निकल जाते हैं यहाँ से, पर अमीन जो उनके साथ में उनकी सिक्योरिटी में था, चीफ आर्मी ऑफिसर था, उसे यहाँ पे मिसिंग पाया गया। जब ये अटैक हुआ तो आरोप ये लगे कि अमीन वहाँ से भागकर अपनी जान बचा के निकल गया था। उसने एक बहुत ही कायरता का यहाँ पे काम किया है। प्रधानमंत्री को, जो प्रेसिडेंट उस समय पे जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनको बचाने की बजाय उसने अपनी जान को बचाना प्रायोरिटी पे रखा, आगे रखा। इसी वजह से अगले ही दिन जब ये इंसिडेंट हुआ था इस अटैक का, अगले ही दिन डिफेंस काउंसिल के युगांडा के जो ब्रिगेडियर थे, डिफेंस काउंसिल ब्रिगेडियर पेरिनो ओकोया, उन्होंने अमीन के ऊपर कायरता, साथ ही साथ कमांड फेलियर का उसको अक्यूज़ किया और कहा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जानी चाहिए। ये जब डिमांड की गई ब्रिगेडियर पियरो के द्वारा, देखा ये गया कि महज इसके कुछ ही दिन के बाद, 12 से 13 दिन का डिफरेंस बताया जाता है,
25 जनवरी 1970 को, ऑलमोस्ट आप देखिए कि 1 महीने के बाद में हुआ था ये, क्योंकि ये दिसंबर एंड में अटैक हुआ था जो ओबोटे पर हुआ था। तो 25 जनवरी 1970 को ब्रिगेडियर ओकोया और उनकी वाइफ एना का उनके गुलू रेसिडेंस में, जहाँ पे वो रहा करते थे, ओकोया गुलू रेसिडेंस, उसी के बाहर निकलते ही दोनों का अचानक कुछ लोग आते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जब ब्रिगेडियर की, कर्नल ब्रिगेडियर जो थे, इनकी जब हत्या कर दी गई थी, यहाँ पे आर्मी ने डिमांड किया, आर्मी बोर्ड ने डिमांड की प्रेसिडेंट ओबोटे से कि भाई आप अब अमीन के ऊपर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अमीन ही है जिसने, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने युगांडा की इन्वेस्टिगेशन की और सामने निकल कर ये आया है कि क्योंकि अमीन पर ब्रिगेडियर ने सवाल खड़े किए थे, तो इस वजह से उसने जो गुलू एयरफोर्स है, एयरफोर्स बेस के कैप्टन स्मिट्स को लेकर उनके साथ में एक प्लान किया और उसके बाद में ये जो ब्रिगेडियर की हत्या हुई है, उनकी वाइफ की हत्या हुई है, ये अमीन ने कराई है, जिससे कि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। यहाँ जब ये सारी चीज़ें अमीन के ऊपर पूरे प्रॉपर आरोप लगे और उसके बाद ये सिद्ध भी हो गए थे, लेकिन बस इन्वेस्टिगेशन आगे बाकायदा प्रॉपरली चलाई नहीं जा रही थी। ओबोटे ने खैर इन्वेस्टिगेशन तो अमीन पर नहीं चलाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अमीन से ओबोटे भी डरा करते थे, वो भय में रहते थे कि ये आदमी जो है इतना क्रूर है कि ये कभी भी मुझे भी मार सकता है। लेकिन ओबोटे ने यहाँ पे अपना रिस्पांस दिखाते हुए कि बड़ा केस है तो इस पर रिस्पांस दिखाना पड़ेगा, अमीन की जो पावर थी, जो उसकी ताकत थी, उसको रिड्यूस कर दिया। आर्मी चीफ से उसे वापस से कमांडर रोल में तब्दील कर दिया जाता है। बताते हैं कि कई रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि उसके पास जो एयरफोर्स और आर्मी की जो पावर्स रहा करती थी, वो उनका चीफ हुआ करता था, उस पूरे पद से उसको हटा दिया गया था। फाइनेंशियल ऑडिट्स उसके ऊपर बिठा दिए गए थे और इसके बाद में धीरे धीरे करके ओबोटे ने एक प्रक्रिया भी शुरू की थी सीक्रेटली कि जब प्रॉपर एविडेंस हमारे पास हो जाए तो इसके बाद इदी अमीन को हमें अरेस्ट करना है। तो उसके अरेस्ट की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। ये साल आप देखिए कि 1971 आ चुका है, 1 साल करीबन यहाँ से निकलता है। इस 1 साल में ये प्लानिंग पूरी चलती रही। अमीन भी इस 1 साल में समझ चुका था कि ओबोटे जो एक समय पर उसके बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, इलीगल, ये लोग काम दोनों साथ में किया करते थे, लेकिन अब ओबोटे अमीन को दबाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको अरेस्ट करना चाहते हैं। इसी के चलते अमीन ने एक प्लान बनाया। अब ये प्लान क्या था, इसके बारे में आपको बताएं। इसके पहले 1971 में ही जनवरी का महीना था, एक ट्रिप होती है प्राइम मिनिस्टर ओबोटे की सिंगापुर की। सिंगापुर में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे ओबोटे का जाना हुआ और इस एक एजेंडा के साथ यहाँ पे वो गए थे कि दरअसल पहले आप देखिए कि यूके का जो ब्रिटेन है उसका शासन था, पूरा उसके कब्ज़े में था युगांडा। लेकिन यहाँ पे ओबोटे इस बार इस कॉन्फ्रेंस में जो गए तो उन्होंने यहाँ अपना एक एजेंडा था जिसके साथ वो यहाँ गए थे कि यूके के जो साउथ अफ्रीका को जो लगातार यूके आर्म्स सेल करता है, वो उसका यहाँ विरोध कर रहे थे उस कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में। और कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि ओबोटे का एक सोशलिस्ट जो टिल्ट आया था सडनली आज़ादी के बाद युगांडा की, वो अंग्रेज़ों को नहीं पसंद था, ब्रिटिशर्स को नहीं पसंद था। साथ ही साथ उन्होंने 80 ब्रिटिश फर्म्स थी उनको नेशनलाइज कर दिया था। तो ये जो वाइट हॉल था ब्रिटेन का, जो वहाँ पे एक हेडक्वार्टर था, ये वाइट हॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से वाइट हॉल और ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, वो भी अब इस समय तक आते आते 71 में ओबोटे को यहाँ पे हटाना चाहते थे युगांडा के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से। एक तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही थी। इस बीच में अमीन के दिमाग में तो चल ही रहा था कि कैसे ना कैसे करके मुझे बचना है और ओबोटे अब जो मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं उनको हटाना है। इसमें एक और एंगल सामने आता है इसराइल का। ओबोटे को हटाना ना सिर्फ अमीन और ब्रिटिशर्स चाहते थे, बल्कि इसराइल का एंगल यहाँ पे सामने आता है कि पहले दरअसल युगांडा का यूज़ जो था वो सदर्न सूडान के लिए जो अनन्या रेबल्स हैं वहाँ पे, उनको सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। अनन्या रेबल्स दरअसल अरब डोमिनेटेड जो नॉर्थ सूडान है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जितना भी जो पैलेस्टाइन है और बाकी सारी चीज़ें उनके वो सपोर्टर हुआ करते थे, तो उन पर हमला करने के लिए एक तरह से एक कंडक्ट के रूप में युगांडा का यूज़ करता था इसराइल। लेकिन 1969 में सूडान में जो निमरी का शासन आया, जब निमरी वहाँ के लीडर बनते हैं, तो उसके बाद में ओबोटे ने इसराइल का जो एड था वो अनन्या रेबल्स को देना बंद कर दिया था। इसराइल यहाँ चाहता था, इसराइल इससे बहुत ही नाखुश था और वो चाहता था कि ये जो पूरा ओबोटे कर रहे हैं वो उसके भी खिलाफ है। अंग्रेज़ भी यही चाहते थे कि ओबोटे हमसे भी उल्टा चल रहे हैं, और जो अमीन था वो तो उन्हें हटाना चाहता ही था। यही पूरा एक सिनेरियो बनता है 1971 में, जब सिंगापुर गए हुए थे पीएम ओबोटे। इस समय पर अमीन एक इजरायली मिलिट्री मिशन के हेड कर्नल बरूच, उनके साथ में मिलकर एक प्लॉटिंग करता है, एक प्लानिंग करता है।
25 जनवरी 1971 जब ओबोटे बाहर थे, सिंगापुर में थे, अमीन इसराइल के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ में भी उसने डीलिंग कर ली थी और यहाँ पे युगांडा में मिलिट्री कू कर देता है। अब जब युगांडा में कू हुआ 1971 में, इदी अमीन पावर में आ जाता है, डिक्टेटर बन जाता है, तो यहाँ पे इस समय पे जो प्रधानमंत्री ओबोटे थे वो एग्जाइल में चले जाते हैं, वो भाग जाते हैं यहाँ से अपनी जान बचा के कि अगर युगांडा वापस आएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। कू के बाद में 1971 में पावर में आने के बाद में इदी अमीन ने पहले तो अपनी जो इमेज थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इमेज दिखाई जनता को, क्योंकि उसे बताना था कि देखो वो कितना जनता के हित का लीडर है, कितना उनसे प्यार करता है। इस वजह से उसने कई सारे ऐसे एक्शन लिए जिसमें से एक था पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ करना। उसने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ किया, बाकायदा पुलिस बैंड के साथ में उनका एक जुलूस निकाला था कि देखो मैंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया। अपने पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा करता था, लोगों के साथ डांस करता था, गाने गाता था, गांव-गांव जाके युगांडा में लोगों से मिलता था, अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था। लेकिन उसका असली एजेंडा था जो एक अलग फेज़ में दिखता है। यहीं से उसने शुरुआत कर दी थी मिलिट्री का प्रॉपर कंट्रोल लेने की। कंसोलिडेट मिलिट्री को इस तरह से उसने किया कि यहाँ पे जो भी, क्योंकि ये जबरन पावर में आया था, तो जाहिर बात है कि उस समय पर आर्मी के अंदर कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई सारे ऐसे अफसर होंगे जो कि ओबोटे के लॉयलिस्ट होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर ओबोटे थे उनको पसंद करते होंगे। जो ट्राइब्स हैं, क्योंकि युगांडा में लोकल ट्राइब बहुत सारे हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे ट्राइब होंगे जो कि ओबोटे को पसंद करते होंगे। सबसे पहला उसका काम यही था कि उसने इन सब को ख़त्म करना शुरू किया। ना सिर्फ उसने आर्मी को कंसोलिडेट किया, बल्कि उसने जो लॉयल ट्राइब्स थे ओबोटे के, अकोली और लांगो ट्राइब, इनके साथ ही साथ में इन दोनों ट्राइब्स के लोगों को, जो भी उसमें मेन लोग लीडर हुआ करते थे, उनको उनकी छटनी की, उनको टारगेट किया। आर्मी यूनिट्स में जो हेड हुआ करते थे, ऑफिसर्स हुआ करते थे जो ओबोटे के लॉयलिस्ट थे, उनको टारगेट किया। और इसके बाद महज 6 हफ्ते बाद ही, ये उस 6 हफ्ते में इसने पूरी टारगेटिंग कर ली थी। उसके बाद में माकिंडे प्रिजन में, एक जेल था माकिंडे में, उस माकिंडे प्रिजन में करीबन उस जेल में 32 अकोली ट्राइब के लोग, लांगो ऑफिसर्स जो लांगो ट्राइब से आते थे, इन सबको एक सेल में बंद करके उसने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। आप सोचिए कि इतने लोगों को एक साथ उसने उस सेल के अंदर डायनामाइट लगाया और उन सबको एक बार में ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा मुतुकुला बॉर्डर पर जो अलग अलग बैरिक्स बने हुए थे पुराने युगांडा आर्मी के, उन सभी बैरिक्स में उसने अलग अलग सोल्जर्स को एक काम दिया कि पता लगाओ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ओबोटे के लॉयलिस्ट हैं या फिर मुझे नापसंद करते हैं। तो ऐसे करीबन हज़ारों सोल्जर्स उस समय निकले थे जो कि नापसंद करते थे और निकलते रहे टाइम के साथ साथ, क्योंकि ये ऐसा शख्स ही नहीं था जिसको कोई पसंद करे। तो यहाँ जितने भी वो हज़ारों लोग निकले सामने, इसने उस मुटुकुला बॉर्डर पर उन बैरक्स में करीबन 1 साल में 9000 आर्मी के जो जवान थे, युगांडन आर्मी के, उन सभी को सिस्टमैटिकली ब्रूटली एलिमिनेट कर दिया। बताते हैं कि 1000 जवान तो ऐसे थे जिनको एक साथ अलग अलग बैरक्स में गोलियां मारी गई थी। ये सारे काम इसने कराने शुरू किए। अब ना सिर्फ मिलिट्री और जो ट्राइब्स थे, ये उनके ऊपर अपना वर्चस्व पूरी तरह से अपनी क्रूरता दिखाते हुए कायम कर रहा था, बल्कि इसने 1970s के शुरुआत में ही, जब ये डिक्टेटर बना है युगांडा का, इदी अमीन ने यहाँ पे अपोजिशन को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया था। जितने भी यूपीसी लीडर्स थे, टॉप सिविल सर्वेंट्स थे, इसने उन सभी को टारगेट किया। इसमें से एक का नाम आता है, एक जॉन काकोंगे नाम के एक एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे युगांडा के। आप सोचिए, ये कोई नॉर्मल लेवल के लोग नहीं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सांसद रहे हैं वहाँ पे, उन सबको ये टारगेट करता था, देख लेता था कि कौन मेरे विपक्ष में है, कौन मुझे पसंद नहीं करता है। तो इसने जॉन काकोंगे के साथ क्या किया था, एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ में, इदी अमीन उन्हें माकिंडे प्रिजन लाता है, बंदी बना के उन्हें लाया गया था, और वहाँ पे उसके बाद जो प्रिजनर्स थे पहले से मौजूद, उन सभी को हथौड़े पकड़ाता है, हैमर पकड़ाता है, और उन्हें ऑर्डर देता है कि काकोंगे का जो सिर है, जो उनकी खोपड़ी है, उसको तुम्हें क्रश करना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवनदान मिलेगा। जान के बदले जान का लालच देना, इसने ये सब चीज़ों को अपना गेम समझता था। उन सारे प्रिजनर्स ने उनको दिए हथौड़ों से जॉन काकोंगे का पूरा शरीर ख़त्म कर दिया था, उनका पूरा जो हेड स्कल था उसको, उनके स्कल को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद इसने कई और सारे ऐसे प्रिजनर्स थे इसी माकिंडे प्रिजन में, जहाँ पे इसने एक चेन चलाई किलिंग की। हर प्रिजनर को पिछले प्रिजनर को मारने का ऑर्डर मिला होता था और कहा जाता था कि एक इस तरह की सीरीज़ है ये कि अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें दूसरे को मारना पड़ेगा। और सबको हथौड़े दे दिए गए थे, चाकू दे दिए गए थे। ये जितने भी प्रिजनर्स थे उस समय के माकिंडे प्रिजन में, करीबन 600 या 700 ऐसे प्रिजनर्स थे जिन्होंने एक दूसरे को मारते मारते ही
उन सब ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो खुद जीवित रहना चाहते थे। इसके अलावा एक और मिनिस्टर थे, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे ओबोटे की सरकार में, बैसिल कीज़ा बाटारिंगा उनका नाम था। इनको अरेस्ट किया और इसके बाद में उन्हें उनकी बॉडी को बुरी तरह म्यूटिलेट किया, एग्जीक्यूट किया गया उन्हें। और उनके साथ इतना बुरा टॉर्चर हुआ था कि जब लोगों ने जब खबर सुनी थी कि आखिर हमारे एक्स इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में ईदी अमीन ने क्या किया है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं एक डर जो भय था उनके उस शरीर को देखकर, वो उनके मन में बैठ गया था युगांडा में। तो इस तरह से मिनिस्टर्स को ख़त्म करता गया। अच्छा, अब ये जो साल आया 1972, इस साल में ईदी अमीन ने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। दरअसल ये सामने आके बताता है कि मुझे एक ख्वाब में, मेरे सपनों में मुझसे आके ऊपर वाले ने कहा है, गॉड ने कहा है कि ये जो एशियंस हमारे यहाँ रह रहे हैं युगांडा में, ये सब के सब जो हैं वो युगांडा की जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। एक डिवाइन ड्रीम मुझे आया है और बताया गया है कि एशियंस जो हैं वो सारी हमारी रिसोर्सेज को सैबोटाज कर रहे हैं, उनसे अपना लाभ लेते हैं, लेकिन हमें कोई लाभ उसका देते नहीं है। और इस वजह से मैं आदेश देता हूँ, और ये इसने 4 अगस्त 1972 को ये इस सपने के बारे में अपने आके बताया था। युगांडा का जो रेडियो था, उस पर रेडियो से ही सारे अपने जो कन्वर्सेशन थी वो जनता के साथ करता था। तो 4 अगस्त 1972 को आके रेडियो पर बताता है कि मुझे डिवाइन ड्रीम आया है और सारे जो एशियंस हैं उनको यहाँ से मैं निकल जाने का ऑर्डर देता हूँ। ये ऑर्डर दिया गया करीबन 90 दिनों का, कि 90 दिनों के अंदर तुम्हें युगांडा देश जो है वो छोड़ देना है। इन सारे एशियंस में 50,000 से 80,000 तक करीबन भारतीय थे। ये बताया जाता है कि उन भारतीयों में पंजाबी थे, उन भारतीयों में जो गुजराती थे वो भी आते थे। नॉर्थ इंडिया के कई सारे ऐसे लोग थे जो कि युगांडा में प्रॉपर जाके सेटल हो चुके थे, वहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान ही दे रहे थे। लेकिन फिर भी इसने सारे जो भारतीय थे और जो बाकी एशियंस थे, टोटल मिला के करीबन 1 लाख की आबादी बताई जाती है, उन सभी को यहाँ से 90 दिन के अंदर निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। मोटिव इसका ये था कि भाई मैं पॉलिटिकल कंट्रोल जो करना चाहता हूँ उसमें कहीं ना कहीं ये लोग मेरे खिलाफ आ सकते हैं कभी ना कभी उठ के, मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकता। और इसके बाद इसने इस निकल जाने के जो रूल थे वो भी बनाए थे। उसने कहा था कि मैक्सिमम, चाहे तुम्हारे पास, तुमने यहाँ पे चाहे तुम कितने भी सालों से रह रहे हो, जितने भी वो भारतीय हैं, जितने भी एशियंस हैं, चाहे कितने भी सालों से आप रह रहे हो, आप यहाँ से मैक्सिमम सिर्फ $120 कैश लेके जा सकते हो। और इसके अलावा जितना भी आपके पास, चाहे आपने घर में सामान रखा हो, कितनी चीज़ें खरीदी हो, लेकिन 220 किलोग्राम लगेज से ज़्यादा आप ले जा ही नहीं सकते। एयर शिपमेंट जो थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ ले जाना आगे, इस पूरे रूल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सामान ले जाना आगे चाहा, तो एंटेबे एयरपोर्ट पर जो मिलिट्री थी वो खड़ी रहती थी और वहाँ पे उनके जो कैश, सोना, गोल्ड, वैल्यूएबल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उन भारतीयों से, उन एशियन से सीज़ कर लिया जाता था। और 90 दिन के अंदर जितने भी एशियंस थे उन्हें भगा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया यहाँ युगांडा से। अब ईदी अमीन ने ये एक संकीपन में अपने ये चीज़ तो कर ली थी, लेकिन इसका एक जो आफ्टरमाथ आया, जो इसका एक रिज़ल्ट आया सामने, वो ये था कि दरअसल जितने भी इंडियंस वहाँ पे थे, एशियन वहाँ पे थे, वो बड़ी बड़ी वहाँ पे अच्छी फर्म्स चलाते थे, फैक्ट्रीज चलाते थे। ये सब अब यहाँ पे नहीं है, तो एक फैक्ट्रीज कौन चलाएगा? युगांडा में जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा उस समय पढ़े लिखे खास थे नहीं। रिज़ल्ट ये हुआ कि 5,655 फर्म्स थीं जिनमें फैक्ट्रीज थीं, रैंचेस थे, प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब खाली हो गई, अबेंडन हो गई। लेकिन उन्हें चलाने वाला अब कोई नहीं था। तो ईदी अमीन ने क्या किया कि वो जितनी भी 5,655 फर्म्स थी उन सभी को ऑपरेशन मफूता मिंगी चलाया, और उसके तहत उसने जितने भी उसके जो लॉयल मिलिट्री कमांडर्स थे, जो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसके लॉयलिस्ट थे, वो उनको पसंद करता था। साथ ही साथ काकवा और नूबियन ट्राइब के जो उसके लॉयलिस्ट थे, उन कबीलों के, उसके अलावा जो उसके मुस्लिम सपोर्टर्स थे, इन सभी में उन 5,000 करीबन जितनी भी फर्म्स थी उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितने एशियंस और भारतीयों की जो वहाँ पे फैक्ट्रीज थी उन सबको बांट दिया जाता है, बांट दिया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया वो ये आया कि अब उस समय पर ना डॉक्टर्स बचे थे, ना इंजीनियर्स बचे थे, ना लॉयर्स बचे थे, ना टीचर्स बचे थे युगांडा के अंदर। हेल्थ केयर पूरी तरह से ठप होने लगा, एजुकेशन जो थी वो कोलैप्स होने लगी, मिसमैनेजमेंट इस तरह का हुआ कि इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर पाती थी, रियल एस्टेट बंद हो गया था, बनना बंद हो गई थी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बंद हो गया था। इकोनॉमी जो थी उसका इन्फ्लेशन जो था वो अपने स्पाइक पर पहुंच जाता है, बूम कर जाता है। पूरा कैश क्रॉप सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया इन 1 लाख करीबन एशियंस के जाने से, भारतीयों के जाने से वहाँ से। तो आप सोचिए कि इस तरह की इसने एक अपना ऑर्डर दिया तो था,
लेकिन बिना सोचे समझे एक डिवाइन मुझे सपना आया है और मैं ये करना चाहता हूँ, ये कोई सन की ही कर सकता है। इस वजह से इसको सन की बोला जाता है, इसको क्रूर बोला जाता है। अपने ही देश का उसने बंटाधार कर लिया, ख़त्म कर लिया। अब देश में जब ये सारी चीज़ें रहीं, लोग जो थे वो परेशान थे कि इदी अमीन ने ये क्या ही कर डाला है, हम लोग परेशान हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इसने इस समय पर अब कंप्लीट सर्विलांस करना शुरू किया पूरे देश में कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्रोही उभर रहे थे सामने आके कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, ये हमारे साथ में सही चीज़ें नहीं करता है। तो इस वजह से उन सबको छटनी करने के लिए इसने एक और नई चीज़ अपनानी शुरू की। 1972 के साल में ही और इसके अंत में ही इसने स्टेट रिसर्च सेंटर, ये जो स्टेट रिसर्च सेंटर था उसे एसआरबी में कन्वर्ट किया। एसआरबी दरअसल स्टेट रिसर्च ब्यूरो, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी युगांडा की। इसने यहाँ ये चलाने के लिए इस पूरे सेंटर को कन्वर्ट किया और उसके बाद में यहाँ उसने इजरायली टेक्नीशियंस को निकालने के लिए सोवियत यूनियन से दोस्ती कर ली। जितने भी इजरायली टेक्नीशियंस सेंटर में काम किया करते थे, स्टेट रिसर्च सेंटर में, उन सभी को निकालने के लिए सोवियत यूनियन के केजीबी के इंस्ट्रक्टर्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनके लोगों को, उन एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए केजीबी से इंस्ट्रक्टर बुलाए गए सोवियत यूनियन से, और उसके बाद एसआरबी एजेंट्स जो थे उनको सर्विलांस सिखाया गया, उनको इंटेरोगेशन करना सिखाया गया, कोवर्ट असैसिनेशन कैसे करते हैं उसमें ट्रेनिंग दी गई केजीबी के एजेंट्स के द्वारा। इस वजह से यहाँ पे सोवियत का भी नाम सामने आता है। आप देखिए युगांडा के इदी अमीन के साथ में ये सारी चीज़ें इसने की, क्यों? जिससे कि अब उसके पास खुद की एक इंटेलिजेंस एजेंसी हो, और ये वो समय चल रहा है देश में कि जब उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, तो इस वजह से वो उन्हें ख़त्म कर पाए, उन्हें एलिमिनेट कर पाए। उसका मेन काम ही यही था। वो ना कभी चाहता था कि युगांडा की तरक्की हो, प्रगति हो। वो सिर्फ ये चाहता था कि मैं एक डिक्टेटर की तरह कैसे ऑपरेट करूं, कैसे लोगों को मारूं, कैसे अपनी क्रूरता की हद तक जाऊं। तो इसी के लिए उसने सारी स्टेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मशीनरी थी, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसने क्या किया कि जो हेडक्वार्टर था एसआरबी का, वो बनाया नकासेरो हिल पे। नकासेरो हिल पे एक पिंक कलर की 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाई। एसआरबी का ये हेडक्वार्टर हुआ करती थी, और इस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में जितना भी पैसा आता था, आप सोचिए युगांडा के लिए जो लोगों के लिए लग सकता था वो कहाँ लगाता था। इसने क्या किया था यहाँ पे कि उस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में साउंड प्रूफ, अगर अंदर कुछ चल रहा है बाहर आवाज़ जाएगी ही नहीं, प्रॉपर साउंड प्रूफ हाईली इलेक्ट्रीफाइड अंडरग्राउंड सेल्स बनवाई। ऐसी सेल्स थी जहाँ पे पानी फैला रहता था, और उस पानी में घुटनों के बराबर तक पानी रहता था, और उसमें इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं वो डाल दिए जाते थे। उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था कि अगर वहाँ पे किसी को डाला गया है तो उसके बाद वो शख्स वहाँ से बाहर निकले ही नहीं। अगर निकलने की कोशिश करता है तो उस निकलते में ही जैसे उसका पानी पर या मेटल के किवाड़ पर, गेट पर हाथ पड़ेगा और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। पब्लिक ने इस पूरे स्टेट रिसर्च जो ब्यूरो था, इसके इस हेडक्वार्टर को स्टेट रिसर्च बुचरी कहना शुरू कर दिया था। वो कहते थे कि एक कसाई खाना है, यहाँ पे आके लोगों को मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है इन एजेंट्स के द्वारा, एसआरबी के। अच्छा, इसके अलावा इसने एसआरबी के जो एजेंट्स थे, इसके इंटेलिजेंस एजेंसी के एक तरह से जो एजेंट्स थे, उन सभी को एक अलग हुलिया दिया था, एक लुक दिया था। उन लोगों को आमतौर पर क्या होता है किसी भी एजेंसी का, कि अगर उससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं तो वो बाकी जो आम जनता है वो उन्हें पहचान ना सके, वो अपना खुफिया तरीके से काम करते रहे। लेकिन इसने यहाँ पे उनका ऐसा हुलिया बनवाया था कि हर एक बच्चे से बच्चा जो है वो युगांडा का उसको देख के पहचान सकता था कि ये एसआरबी का एजेंट है। इसने उन्हें डार्क सन ग्लासेस पहनाना, फ्लोरल शर्ट्स वो पहनते थे। इसने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इदी अमीन ने कि आप डार्क सनग्लास लगाएंगे, फ्लोरल शर्ट पहनेंगे, बेल बॉटम पहनेंगे, कुंडा सूट पहनेंगे, लेट मॉडल की कार्स आपके पास में रहेंगी, और इसी तरह से आप पूरे एरिया में घूमेंगे, पूरे युगांडा में घूमेंगे। इन सब का ये रोल था कि जितने भी सस्पेक्टेड लोग हैं इन सबको फोर्सफुली किडनैप किया जाए, उन कार्स के बूट में डाला जाए, और उसके बाद नाकासारो हिल पर जो एसआरबी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे उन चेम्बर्स में, अंडरग्राउंड चेम्बर्स में ले जाया जाए। इन टॉर्चर चेम्बर्स में प्रिजनर्स को बेहेड किया जाता था, उनके सर कलम किए जाते थे। बताते हैं हथौड़े से उनके सर पर वार किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। कई सारे ऐसे होते थे जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर्स से उनकी आँखों को निकाला जाता था, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कैंची से कट किया जाता था, जेनिटल्स म्यूटिलेट पूरी तरह से किए जाते थे यहाँ पे इन टॉर्चर चेम्बर्स में। इदी अमीन के सारे ऑर्डर्स थे। और कॉरिडोर में जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रीफाइड जो पानी है वो रहता था कि जैसे ही कोई प्रिजनर
इस पूरे अत्याचार से, इस टॉर्चर से भागने का प्रयास करे तो वो खुद ही इलेक्ट्रिफिकेशन से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। 100 से ज़्यादा आदमी और औरतें भी इसमें शामिल होती थीं, जिनको एक बहुत ही छोटे, बिना किसी वेंटिलेशन के, बिना किसी पानी, बिना किसी सैनिटेशन के, किसी वॉशरूम, कोई बाथरूम भी वहाँ पे नहीं होता था, एक ऐसे कमरे में रखा जाता था 100 से ज़्यादा लोगों को एक ही छोटे कमरे में। और ये क्यों किया जाता था? इसके द्वारा उन्हें लंबा कैदी बना के रखने के लिए नहीं, इसलिए कि ये इसका एक गेम था कि मैं देखना चाहता हूँ कि भूख से आदमी कैसे मरता है, पानी की कमी से आदमी कैसे मरता है, और पानी अगर ना मिले उसको तो वो क्या करेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भूख से, डिहाइड्रेशन से इस तरह से आदमी वहाँ परेशान हो जाता था। ये जो मेल और फीमेल वहाँ रहते थे, कैद करके जिन्हें रखा जाता था, वो अपनी यूरिन पीने के लिए उनकी नौबत आ चुकी थी कि वो यूरिन पी पी कर अपनी ज़िंदगी को आगे चलाते थे और फिर यहीं पे कहीं ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे। मरने के बाद में इसने बॉडीज़ के लिए एक अलग तरीके का प्लान बनाया था। ये बताते हैं कि इसने नील रिवर में उन बॉडीज़ को फेंकना शुरू किया। जितने मगर वहाँ पे होते थे, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स वहाँ पे होते थे, वो सब उन बॉडीज़ को ख़त्म कर देते, खा लेते थे। इसने उन बॉडीज़ को पूरी तरह से, आप कहें कि एक लंबे शमशान, कब्रिस्तान बनाए, वहाँ पे इनको दफनाया। ये सारी चीज़ें इसने अपने उस वहशीपन में, उस सनकीपन में यहाँ पे की हैं। इस एसआरबी हेडक्वार्टर के कसाई खाने के अलावा ईदी अमीन ने एक और बिल्डिंग बनवाई थी। लुबरी का एक आर्मरी हुआ करती थी लुबरी में। ये जो आर्मरी थी दरअसल पहले जो इजराइल से इसके पास एमिनेशन आते थे युगांडा के पास, उनके स्टोरेज के लिए बनी थी, लेकिन यहाँ पे भी इसने इस आर्मरी को भी टॉर्चर चेंबर में तब्दील कर दिया था। बहुत बड़े एरिया में आर्मरी थी, बिल्डिंग थी, उसको पूरी बिल्डिंग को टॉर्चर चेंबर में तब्दील कर दिया। इलेक्ट्रीफाइड वाटर जो था वो भी यहाँ पे, उसकी टॉर्चर यूनिट यहाँ पे बनाई गई। बाकायदा लोगों को लाकर उस बिजली के पानी में डाल दिया जाता था। प्रिजनर्स को कैसे यहाँ पे लाया जाता था, इसका भी एक अलग प्रोसेस रखा गया था कि दरअसल जब भी किसी को युगांडा में पकड़ा जाएगा कि ये संदिग्ध है, उसके बाद एसआरबी के एजेंट उसे आंखों पे पट्टी बांधकर, ब्लाइंड फोल्ड करके, अपनी कार में बिठा के, कार के जो बूट है उसमें रख के कंपाला की जो रिंग रोड थी उस पर घुमाया करते थे, जिससे कि जो लोकेशन है उसका अंदाज़ा ही ना लगे। जबकि ये जो लोकेशन थी एग्जैक्ट शहर के बीचों बीच थी, पता लग सकती थी लोकेशन, लेकिन आदमी कर क्या लेता। फिर भी इसके दिमाग में ये था कि इन लोगों को ऐसे पहले रिंग रोड पर कई चक्कर लगाए जाएँ उस कार के, जिससे कि ये कन्फ्यूज़ हो जाएँ, उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है इसके बाद भी, और उसके बाद में उन्हें यहाँ पे लाया जाए। और इस पूरे सिस्टम में करीबन ये जो दोनों इसके कसाई खाने रहे, टॉर्चर सेल रही, बताते हैं कि इसके 7 से 8 साल के शासन में करीबन 3.5 लाख लोग जो थे वो यहाँ मारे जाते हैं। 3 से 3.5 लाख लोगों को इसने, ऑफिशियल जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक, यहाँ मारा था, ख़त्म किया था, उन्हें टॉर्चर कर करके मारा था इस ईदी अमीन ने। बॉडी डिस्पोजल का इसने यही पूरा काम बना रखा था कि नील रिवर में फेंक देना है, मगरमच्छों को खिला देना है, या फिर जो मबीरा फॉरेस्ट है वहाँ पे डंप कर देता था। जो बॉडीज़ नील रिवर में डाली जाती थी तो बताया जाता है कि जो वहाँ का पावर स्टेशन था, बिजली जहाँ से बनती है, वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्हें कई दफ़ा अपने पूरे टनल को, वो जो डैम हुआ करता था, उसकी टर्बाइंस को, उसके बॉडी पार्ट्स चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि कई बार वो बॉडी पार्ट जाम हो जाते थे उन लाशों के टुकड़ों से जिन्हें वहाँ पे उस रिवर में फेंक दिया गया है। और ऐसी अनगिनत लाशें थीं, अनगिनत बार ये जो टर्बाइंस के पार्ट थे वो चेंज करने पड़ते थे, उनको साफ़ करना पड़ता था। तो ये वो जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो ही अपने बयान देते हैं कि उस दौरान इस तरह के हालात बन चुके थे युगांडा में। खैर, अमीन ने 1972 और 73 के आसपास ही मिनी स्कर्ट्स को भी बैन कर दिया था। उसने पूरी तरह से महिलाओं के लिए कि वो मिनी स्कर्ट पहनेंगे ही नहीं। उसका ये मानना था कि फ़ैशन फॉलोइंग जो महिलाएं होती हैं ये इमोरल होती हैं, इन्हें पब्लिक ह्यूमिलेशन इनका करना चाहिए, इन्हें असॉल्ट करना चाहिए अगर ये इस तरह की चीज़ें करती हैं। और क्यों करना चाहिए? जिससे कि फ़ीमेल पॉपुलेशन जो है उसको सोशली कंट्रोल किया जा सके। इस तरह का एक शख्स, हालांकि खुद ईदी अमीन की 5 बीवियाँ थीं, 5 बीवियाँ, उससे उसके करीबन 39 या 40 बच्चे जो हैं वो बताए जाते हैं कि करीबन 40 उसके बच्चे थे, 5 बीवियाँ थी। लेकिन पर्सनल लाइफ भी उसकी कुछ खास नहीं थी। उसने किस तरह से अपनी वाइफ के साथ में जो टॉर्चर किया है वो आपको आगे इसमें बताएंगे। खैर, इसके पहले आपको बता दें कि ईदी अमीन ने इस दौरान में ना सिर्फ ये जो लोगों को पकड़ता था, ये चीज़ें करता था, ये बल्कि इस दौरान जो भी युगांडा के जुडिशरी से रिलेटेड लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो भी रिलीजियस नेटवर्क के लोग थे, कैथोलिक रिलीजन के लोग थे, इन सभी को पकड़ना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ छोटे लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों को इसने टारगेट करना शुरू किया। इनमें से पहला नाम आता है सामने बेनेडिक्टो किवानुका का।
बेनेडिक्टो किवानुका सितंबर 1972 में जस्टिस हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे युगांडा के बेनेडिक्टो। 1972 सितंबर में उन्हें कोर्ट में ही जाके उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है एसआरबी के एजेंट्स के द्वारा इदी अमीन के कहने पर। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय पर बेनेडिक्टो जो थे इदी अमीन के खिलाफ जाकर जुडिशियल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, हैबियस कॉर्पस की को प्रोटेक्ट करने की डिमांड कर रहे थे, उसके स्टैंड पर खड़े थे। इसी वजह से अमीन के वो डायरेक्ट टारगेट बन जाते हैं। उनकी जो मौत हुई है बेनेडिक्टो की, आई विटनेस जो हैं वो ये बताते हैं, उनके मुताबिक ये बताते हैं कि मार्कंडे जो प्रिजन था, मार्कंडे प्रिजन में, मिलिट्री प्रिजन में इनको लाया जाता है, ब्रूटली उन्हें टॉर्चर किया गया, उनकी बॉडी को ज़िंदा जला दिया गया और उसके बाद में ये दिखाया गया रेडियो पर जाके, जो अनाउंस किया था इदी अमीन ने, वो ये कहा था कि ये कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। इसके बाद में 1977 फरवरी में उसने एक और ऐसे ही एक बड़े व्यक्ति को, युगांडा के बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत नाम था उनका, जानी लोवन को फरवरी 1977 में उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में, जानी जो थे वो वोटे के भी खास हुआ करते थे, इन तीनों को ही अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में फेक कू प्लॉट चार्जेस में कि ये कू करने वाले हैं, इदी अमीन की जो तानाशाही है उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो इदी अमीन ने यहाँ पे इन्हें टारगेट किया और उन्हें लाइन से खड़ा करके अनगिनत गोलियाँ अपनी आर्मी से उनके ऊपर चलवा दी। और उसके बाद में भी सेम वही चीज़ इसने की थी कि रेडियो पर जाके, युगांडा रेडियो में जाके इस डेथ को एक्सीडेंट बताया था। इसके अलावा भी कई सारे दूसरे नाम हैं। क्लीमेंट किगुंडू जो कि एक कैथोलिक न्यूज़पेपर मूनो के एडिटर हुआ करते थे, पिछले कुछ समय से उन्होंने इदी अमीन के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे थे, उसकी जो डिक्टेटरशिप है, क्रूरता है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखे थे। तो इसी के चलते उन न्यूज़पेपर के एडिटर, उन बड़े जर्नलिस्ट को भी 1973 में इसने अपने स्टेट सिक्योरिटी एजेंट के साथ किडनैप करवाया और उसके बाद में उन्हें क्रूरता से मरवा दिया, ख़त्म करा दिया। यहाँ तक कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओंडोगा जो कि युगांडा के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे ओबोटे सरकार में, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, इसके अलावा इदी अमीन के ये ब्रदर इन लॉ भी हुआ करते थे, इन्हें भी यहाँ पे उसने किडनैप कराया और ब्रूटल उनकी भी क्लिंग करा दी थी। तो ये ना सिर्फ जो सोल्जर हैं, जो आम आदमी है युगांडा का, उनको टारगेट करता था, बड़े से बड़ा जो भी शख्स हो, जो भी इसके अगेंस्ट में खड़ा है, इदी अमीन उन सभी पर अपनी क्रूरता दिखाता था। ये तो बात हुई बाहर के लोगों की, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर इसके अपने घर में ही इदी अमीन का जो उसके पारिवारिक रिश्ते थे, उसमें भी उसका वो जो एक वॉयलेंट बिहेवियर है, जो उसका एक सनकीपन है, वो स्टेट यहाँ पे उसकी दिखती है। किस तरह से उसका सनकीपन यहाँ दिखता है कि मार्च 1974 में, अगले ही साल, इदी अमीन ने अपनी 3 बीवियों को, उसकी 5 बीवियाँ थीं पूरी, दरअसल उनसे करीबन 40 बच्चे थे, लेकिन अपनी 3 बीवियों को, जिसमें मलयामू, केअडोरा और नोरा, इन तीनों को ही अनफेथफुलनेस के चार्ज पर उसने चार्ज लगाया अपनी बीवियों पर, तीनों पर, कि ये मेरे साथ दगाबाजी कर रही हैं, धोखेबाजी कर रही हैं। और उसके तहत रेडियो स्टेशन पर जाता है और एक रेडियो सेशन के दौरान तीनों को डाइवोर्स दे दिया, तीनों को तलाक दे देता है पूरे युगांडा के सामने। इस दौरान एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ ये कि ये जो इसने काम किया है रेडियो पर जाके तलाक देने का, वो मार्च का है, मार्च 1974। लेकिन कुछ ही महीने के बाद अगस्त में 1974 में जो इसकी दूसरी बीवी थी के अड्रोआ की, जिसे के अमीन भी कहा जाता था, उसकी बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो जाती है। और बड़ी बात ये थी कि उसकी मौत से ठीक एक दिन पहले एक डॉक्टर थे, बहुत ही करीबी थे इस पूरे अमीन परिवार के, पीटर माबुरो की भी बहुत रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी और उनकी कार के ही बोनट से उनकी लाश जो थी वो मिली थी। ये सारी चीज़ें जो दोनों ये जो मर्डर हुए, जो कत्ल हुए, इसका पूरा इल्ज़ाम इदी अमीन के ऊपर आया, लेकिन कोई ऐसा था नहीं जो कि सामने खड़े होकर उससे ये बोल सके, ये कह सके। लेकिन जानते सभी थे कि आखिर ये किया किसने है, ये इदी अमीन ने किया है। उसने दरअसल ये क्यों किया था? क्योंकि उसे शक था के अडोरा पर, उसकी दूसरी बीवी पर, कि उस डॉक्टर माबुरो के साथ में उसकी वाइफ का कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ इनके संबंध में। के की जो मौत हुई उसकी दूसरी बीवी की, इसकी जो ऑटोप्सी थी उसमें ये क्लियर सामने निकल कर आता है कि एक इनकम्प्लीट क्लिनिकल अबॉर्शन के दौरान सीवियर हेमरेज से के अडोरा की मौत हुई है। लेकिन इसकी मौत के बाद भी अमीन को शांति नहीं थी। उसने क्या किया, के अडोरा की जो बॉडी थी उसके साथ एक बहुत ही साइकोलॉजिकल टेरर, आप इसको कह सकते हैं, कि ऐसी चीज़ की थी जो कि जिसने पूरे
ना सिर्फ युगांडा को, जबकि जिसने भी इसको सुना और आज भी जो भी इसे सुनता है, उन सभी के दिमाग में एक शंका आती है कि ये कोई इंसान कैसे कर सकता है। उसने इतना एक भयावह कृत्य इसके साथ में किया था। उसने आदेश दिया अपने गार्ड्स को कि ये जो उसकी वाइफ है जो अब मर चुकी है, उसकी बॉडी को पूरी तरह से उल्टा किया जाए, यानी कि जो उसके पैर हैं वो उसके हाथों की जगह पर लगाए जाएं और जो उसके हाथ हैं केअडोरा के, वो उसके पैरों की जगह लगाए जाएं। लिम्स को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे सिला गया और उसके बाद में बहुत ही प्राउडली इदी अमीन ने अपने बच्चों के सामने, जो कि कुछ बच्चे उसकी केअडोरा से भी थे, वही बीवी जिसके साथ उसने एक कृत्य किया था, उनके सामने बहुत ही प्राउडली उसने यहाँ पे ये बताया था कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस महिला ने मेरे साथ धोखेबाजी की। एक बहुत ही लंबा उसने रेंट किया था यहाँ पे। इस तरह का एक सनकी शख्स, अब आप इस इंसिडेंट से सोचिए कि उसकी सनक किस लेवल तक की होगी। यही वो 1974 और 76 के बीच का समय था जब कई सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और जब ये आदमखोर का टैग लगा है इदी अमीन पर, उन्होंने देखा कि कई ऐसे डेड बॉडीज़ होती थी बड़े बड़े लोगों की जिनको ये ब्रूटली मरवाता था, ख़त्म कराता था, उसके बाद में उनका गोश्त खाता था, उनका मीट खाया करता था। ये इसलिए आदमखोर कहा जाता है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर थे, बताते हैं कि मबूरो के बाद में जो एक डॉक्टर आए, उन्होंने इदी अमीन के पर्सनल उसके जो रूम में एक फ्रिज था, उस फ्रिज में इंसानी खोपड़ियाँ देखी थी, मरे हुए लोगों के सिर थे जो कि उसके फ्रिज में रखे रहते थे। और वो ये कहता था कि इंसान का जो मीट है उसका टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक इस तरह का डिक्टेटर, एक सनकी तानाशाह था। खैर, जून और जुलाई 1976 की बात बताई जाती है जब एक बहुत बड़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान युगांडा की तरफ, इदी अमीन की तरफ खींचा था। हुआ ये था कि आप सभी एंटेबे क्राइसिस को जानते होंगे। ऑपरेशन एंटेबे पर हमने एक डिटेल वीडियो भी किया है। 1976 जून जुलाई के दौरान दरअसल क्या हुआ था कि कुछ 4 पैलेस्टाइन टेररिस्ट थे, उन्होंने एयर फ्रांस की इज़राइल के पैसेंजर उस फ्लाइट में थे, एयर फ्रांस की फ़्लाइट थी 139, उसे हाईजैक किया और बेनगाज़ी रूट से सीधा एंटेबे युगांडा ले जाते हैं। यहाँ पे जब ये हाईजैकर्स पहुँचे थे इज़राइल के उन लोगों को बंदी बनाकर, तो यहाँ इदी अमीन ने उन हाईजैकर्स को पकड़ने के बजाय उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट दिया। टर्मिनल पर सिक्योर उन्हें एंट्री दी, साथ ही साथ में उनको एक्स्ट्रा वेपन्स दिए जिससे कि अगर कोई उनके ऊपर ऑपरेशन करता है, इजराइल की तरफ से कोई ऑपरेशन किया जाता है, तो यहाँ उनके पास बैकअप हो। इन हॉस्टेजेस में जितने भी नॉन जूइश पैसेंजर थे, उन्हें जब नेगोशिएशंस चली इजराइल की इदी अमीन के साथ में भी, उन पैलेस्टीन जो टेररिस्ट थे उनके साथ में भी, तो यहाँ पे उन नॉन जूइश पैसेंजर्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन जो 106 इजरायली थे उन्हें यहाँ पे बंदी बना के रख लिया गया था, उन्हें नहीं छोड़ा गया था। अब आप ये सोचिए कि इदी अमीन को एक समय पर इजराइल ने बखूबी उसका सपोर्ट किया है। जो इजराइल के एक कर्नल थे बरूच, जिसका नाम हमने आपको बताया था जब इसने ओबोटे की सरकार को गिराया था, कू किया था इदी अमीन ने, उस समय पर बरूच ही इसके साथ में थे, उन्होंने इसका पार्टनर इन क्राइम थे वो। लेकिन यहाँ पे जब इजराइल ने बरूच को आगे किया कि तुम इदी अमीन को जानते हो, उससे बात करो, फ़ोन कॉल पे बरूच ने जब बात की इदी अमीन से, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन इजराइलियों को नहीं छोड़ूंगा। तो देखा ये गया है हमेशा इदी अमीन के साथ कि जिसने उसका सपोर्ट किया, उसे ताकतवर समझ के या उसे गद्दी पर बिठाने के लिए, उसने उन सभी को कहीं ना कहीं डिच किया है, धोखा दिया। खैर, ये जो पूरा एंटेबे क्राइसिस रही, इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जुलाई 1976 में ही, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। डिटेल एपिसोड किया है आपके लिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में उसको। 90 मिनट का कम से कम ये पूरा ऑपरेशन रहा और उस रेड में इजरायली जो एजेंट्स आए थे, जो कमांडोज थे, उन्होंने इन 7 हाईजैकर्स को तो मारा ही, साथ ही साथ 45 युगांडा के जो फोर्स के आदमी, जो सोल्जर्स थे, उन्हें भी यहाँ पे ख़त्म किया। एंटेबे एयरपोर्ट पर जितने भी युगांडा के उस समय पर मौजूद जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया। और इसके बाद में यहाँ से सेफली अपने सारे पैसेंजर्स को इजराइल वापस ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत ले गया था। तो एक बहुत ही शानदार और बड़ा ऑपरेशन था। इजराइल की यहाँ पे बहुत वाहवाही हुई पूरी दुनिया भर में, लेकिन बहुत जो एक बेइज्जती थी वो हुई थी इदी अमीन की और युगांडा की, कि युगांडा के अंदर आके इजराइल ये ऑपरेशन करके चला गया। अब इदी अमीन ने इसका बदला कैसे लिया? दरअसल हुआ ये था कि ये जो पूरा नेगोशिएशंस का दौर चल रहा था, उस समय पर एक डोरा बलोच नाम की एक महिला थी, जो कि हॉस्पिटल में उनको भेजा गया था क्योंकि उनकी तबीयत जो थी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन पैसेंजर्स में से ही एक थी, तो यहाँ पे उन्हें एंटेबे के ही एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अब वो जब ये पूरी क्राइसिस ख़त्म हुई, ऑपरेशन ख़त्म हुआ, इजराइल का एक सीक्रेट ऑपरेशन था,
तो सारे पैसेंजर्स को तो ले गया इसराइल, लेकिन डोरा बलोच जो थी वो अभी भी युगांडा के उस हॉस्पिटल में भर्ती थी, एडमिट थी। इदी अमीन अपनी एसआरबी के ऑफिसर्स को यहाँ उस हॉस्पिटल में भेजता है। डोरा बलोच जो कि पहले से ही उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है, उन्हें ज़िंदा जलाकर जिंदा रोड पर उनकी बॉडी को डंप कर दिया जाता है युगांडा में। जब ये पूरा इंसिडेंट दुनिया के सामने आया, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि डोरा बलोच जो थी दरअसल एक ब्रिटिश सिटीज़न थी। जुलाई 1976 में ही इसी समय पर ब्रिटेन ने युगांडा के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे उनको तोड़ दिया। कॉमनवेल्थ हिस्ट्री में ये एक मेजर रप्चर था दोस्तों। ब्रिटेन ने कितना साथ दिया, ब्रिटिशर्स ने कितना साथ दिया, ये जो इदी अमीन था इसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना, उसे किंग्स अफ्रीकन आर्मी में प्रमोशंस देना, ये सब ब्रिटेन के रूल के दौरान ही हुआ था युगांडा में। लेकिन इसने उन्हें भी दगा दी। ब्रिटेन ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो इसके साथ तोड़ लिए। अगला साल आता है 1977। इदी अमीन की जो इस समय पावर थी वो इस तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी थी कि उसने सिर्फ अपना पोषण यहाँ किया, बाकी लोगों का सिर्फ शोषण किया था। स्ट्रैटेजिक पिलर्स जो थे युगांडा के वो वीक होने लगे, मिलिट्री वीक होने लगी, बजट जो था वो पूरी तरह से टूट गया था, इकोनॉमी ख़त्म हो रही थी, सैलरीज लोगों की रुक गई थी, और इसकी वजह से आर्मी के अंदर भी सैलरी लोगों की जो रुकी, तो यहाँ पे आर्मी के अंदर अब विद्रोह शुरू होता है। ये पतन का कारण बना पूरी तरह से इदी अमीन का। आर्मी ने ही उसे बनाया था और आर्मी ने ही डुबाया है, ख़त्म किया है। विद्रोह जब हुआ आर्मी के अंदर, तो एक वाइस प्रेसिडेंट उस समय पर हुआ करते थे युगांडा के, मुफ्तसा अदरीसी। उन्होंने एक मांग की, उन्होंने कहा कि ये जो सुडानीज़ और साउथ सुडान के जो मर्सनरीज़ काम करते हैं आर्मी के साथ, इन्हें ये जो युगांडा है इसकी आर्मी से इन सुडानीज़ को निकालना चाहिए। जब ये डिमांड उन्होंने की तो उनका ये कहना था कि ये जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है उसको डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं ये लोग, इसलिए निकाल देना चाहिए। अमीन ये चाहता नहीं था, तो अमीन ने यहाँ पे इदरिसी के ख़िलाफ़ एक कार क्रैश असैसिनेशन प्लॉट किया। उसने उनका एक्सीडेंट कराने का निर्णय लिया और उसके बाद में उन्हें मारने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उस कार क्रैश में किस्मत ऐसी थी इदरिसी की कि वो बच जाते हैं और उसके बाद कंट्री से बाहर चले जाते हैं, युगांडा से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस बीच में क्योंकि इदी अमीन का नाम सामने आ चुका था कि अमीन ने ही ये सब कराया है, वाइस प्रेसिडेंट इदरिसी, उनके भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, उनके लॉयलिस्ट थे सरकार में, युगांडा में। तो उन्होंने जब देखा कि अमीन की जो क्रूरता है वो हद पार कर रही है, तो यहाँ साउथ युगांडा में माफ़ कीजिएगा, जो भी लॉयलिस्ट इदरिसी के थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह था। इस विद्रोह को देखते हुए कि आर्मी स्प्लिट हो रही है, पूरी तरह से दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है, एक हिस्सा इदी अमीन के पास है, एक हिस्सा इदरिसी के पास है। इस इवेंट से अब बाकी लोगों का, दुनिया का और जनता का युगांडा की ध्यान हटाने के लिए, कंट्रोल रीगेन करने के लिए इदी अमीन ने अपने जीवन का सबसे गलत डिसीजन लिया। अमीन ने दरअसल क्या किया कि ध्यान किस तरह से हटेगा, तो वॉर डिक्लेयर कर दी जाए एक और दूसरे नेशन के ऊपर, दूसरी जगह के ऊपर। उसने तंजानिया के ऊपर, तंजानिया के कगेरा जगह है, कगेरा सेलियन, वहाँ पे इन्वेजन किया। एक बहुत ही रिस्की डिसीजन था, लेकिन ये वो ध्यान हटाना चाहता था, तो उसने तंजानिया के कगेरा में इन्वेजन किया। युगांडा की जो आर्मी थी वहाँ पे पहुँचती है, ब्रूटली एट्रोसिटीज़ आर्मी ने की, लूट की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तंजानिया यहाँ पीछे हटने वाला नहीं था। तंजानिया ने रिस्पॉन्स दिया, टोटल मोबिलाइजेशन किया अपनी आर्मी का, और उसके बाद TDPF के जो तंजानिया की TDPF है उसके 20,000 सोल्जर्स ने युगांडा के जितने भी एग्जाइल फोर्सेस के सोल्जर्स थे, जो भी कबीलियाई इसके साथ में थे, आदिवासी इसके साथ में थे, उन सभी पर जो अपना एक प्रहार किया है। यहाँ इदी अमीन की आर्मी उनके सामने टिक नहीं पाई, युगांडन आर्मी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। इस बीच में देखा ये भी गया कि लीबिया का सपोर्ट भी इदी अमीन के पास आया। उस समय लीबिया का जो एक तानाशाह था वो भी क्रूर था, गद्दाफ़ी ने अपना सपोर्ट भेजा। बताते हैं कि करीबन 4 लाख के आसपास जो जवान थे वो यहाँ पे भेजे थे गद्दाफ़ी ने, लेकिन फिर भी इदी अमीन पूरी तरह से उसका जो सामना था TDPF का, वो यहाँ करने से तंजानिया का सामना नहीं कर पाया था और पूरी तरह यहाँ पे हार जाता है। अब ये हारा तो था, लेकिन 1979 में एलीट फोर्सेस जो थी वो कंपाला की तरफ, युगांडा में राजधानी कंपाला की तरफ आगे पहुँचती हैं, बढ़ना शुरू करती हैं। वो लोग भी चाहते थे कि अब पूरी तरह से इदी अमीन का शासन हटना चाहिए। इदी अमीन का जो कमांड था अपनी आर्मी के ऊपर से, लोगों के ऊपर से, वो कोलैप्स होने लगा। इन सारी चीज़ों को इदी अमीन ने बुरी शक्तियों के ऊपर डाला। वो रेडियो पर आके बार बार अनाउंसमेंट करता था कि ये कुछ पैरानॉर्मल फोर्सेस हैं, ये कुछ ऐसी शैतानी शक्तियाँ हैं जो कि
ये सब करा रही हैं हम लोगों के साथ, युगांडा के साथ में, वो कभी भी खुद पर ब्लेम ही नहीं लेता था। लेकिन ये सब इतना बड़ा कि 11 अप्रैल 1979 को कंपाला फॉल, जो कंपाला फॉल के नाम से जाना जाता है, कि पूरी तरह से कंपाला में ईदी अमीन का जो राज था वो ख़त्म हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए ईदी अमीन एयर रूट से युगांडा को छोड़ देता है, यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो एग्ज़ाइल फेज़ था, अभी तक इसने बाकी लोगों का एग्ज़ाइल फेज़ तक उनको ले गया था कि प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, कभी ब्रिगेडियर को भागना पड़ा, कभी कर्नल को भागना पड़ा। लेकिन अब ये इसका जो एग्ज़ाइल का फेज़ शुरू हुआ तो पहले ये सबसे पहले लीबिया गया, गद्दाफ़ी के पास। 79 में सीधा ये युगांडा से लीबिया भागता है, लेकिन गद्दाफ़ी भी इसको ज़्यादा देर तक रख नहीं पाया अपने पास में, इसकी हरकतें इस तरह की थी वहाँ पे। एक साल के अंदर ही 1980 आता है और 80 में ये लीबिया से सऊदी अरेबिया चला जाता है। सऊदी अरेबिया में जेदा में रॉयल प्रोटेक्शन में ईदी अमीन को रखा गया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और मीडिया में से दूर रहने की इसको हिदायत दी गई थी, ये कहा गया था, और यही कंडीशन थी इसको वहाँ रखने की, वो सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की, कि जेदा में तुम्हें रखा तब जाएगा जब तुम मीडिया के सामने आके कोई भी भड़काऊ भाषणबाजी ये सब नहीं करोगे। ईदी अमीन ने हामी भरी, उसके बाद में यहाँ पे रहने लगता है। बताते हैं कि जेदा में पैलेस्टाइन जो रोड है उसके नोवोटल होटल के टॉप जो 2 फ्लोर थे, वहाँ पे ईदी अमीन अपने जो बाकी इसका परिवार था उनके साथ में रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा। इस दौरान में इसने एक और काम करना शुरू किया। जब समय आगे बढ़ने लगा तो ईदी अमीन, क्योंकि एक जो क्रूर शख्स होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो चाहता है कि मैं फिर से कुछ ऐसा करूं कि जिससे तबाही हो, कहीं कुछ गलत हो। तो इसने एक बार फिर से दोबारा से युगांडा के बॉर्डर एरियाज़ में जो भी फ्यूना और UNRF के जो रेबल्स थे उन सभी को कैश भेजना शुरू किया। ये सऊदी अरेबिया में बैठकर उनको फंडिंग देता था, कैश भेजता था। और करीबन कुछ साल निकलने के बाद 1989 में एक ऐसा इंसिडेंट इसने किया जिसके बाद जेदा ने, सऊदी अरेबिया ने भी इसको अपने यहाँ रखने से मना कर दिया था। इसने किया क्या कि इसने एक ज़ायरियन पासपोर्ट पर किन्हासा के जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड किया। एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट पर दिल्ली जाता है, और क्यों गया था, क्योंकि ये बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है युगांडा से, तो ये चाहता था कि वहाँ पे मोबुटू ट्राइब की हेल्प से, मोबुटू की हेल्प से विद्रोह कर पाए, एक बार फिर से युगांडा को अपने कब्ज़े में ले पाए। ये सारी चीज़ें जब इसने की, एयरपोर्ट पर जब ये उतरा, वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसे डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करते ही वो पहचान गए थे, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी दूर से देख के पहचान जाए कि ईदी अमीन है, ये वही क्रूर तानाशाह है। तो यहाँ इसको जब पहचान लिया जाता है तो वापस सऊदी अरेबिया डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सऊदी ने इस बार इसे लेने से मना कर दिया था। हालांकि मोरक्कन जो राजा थे हसन सेकंड, उनकी रिक्वेस्ट पर दोबारा से इसका रिटर्न जो था सऊदी ने अलाउ किया, वापस से इसको अपने यहाँ रखा जाता है। आखिरी जो कुछ साल रहे, इस समय बताते हैं कि अब पूरी तरह से ईदी अमीन जो था वो, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, शांत हो गया था, अब वो कुछ और कर नहीं सकता था। युगांडा में बाकी अदर फोर्सेस आ चुकी थी, अलग सरकार आ चुकी थी। तो अपने आखिरी सालों में बताते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की डाइट लेना शुरू कर दिया था। ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा खाता था, संतरे बहुत खाता था, इसलिए जेदा के सर्किल में डॉक्टर जफ़ा उसको कहा जाता था। और ये सब समय आगे बढ़ता है। साल 2003 आता है। जुलाई के महीने में किडनी फेलियर के चलते सबसे पहले ईदी अमीन कोमा में गया, और उसके बाद 16 अगस्त 2003 को जेदा के किंग फैज़ल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ईदी अमीन की मौत हो जाती है। मौत जब हुई इसकी, उसके बाद में कोई भी नेशनल फ्यूनरल नहीं किया गया ईदी अमीन का, क्योंकि ये डिज़र्व ही नहीं करता था। आप देखिए कि एक देश का 8 साल तक शासक रहा है, डिक्टेटर रहा है, तानाशाह रहा है, उसे जेदा ने फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए अपने यहाँ रखा भी था। लेकिन जेदा ने भी उसे, सऊदी अरेबिया ने भी उसे कोई नेशनल फ्यूनरल, रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल नहीं दी। उसको दफना दिया जाता है गुमनामी में, ईदी अमीन को दफना दिया गया। लेकिन ईदी अमीन का चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हुआ, उसे सज़ा नहीं हो पाई। इतने 3-3.5 लाख लोगों को मारने वाले शख्स को, कई नामी बड़े लोगों को मारने वाले शख्स को, वहशीपन, दरिंदगी, आदमखोर, इस तरह के शख्स को बाकायदा प्रॉपर कभी सज़ा नहीं हुई। हुआ ये कि ये जो 8 साल की इसकी रिजीम रही, इसने युगांडा को एक डीपली मिलिट्राइज सोसाइटी में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड ईदी अमीन पर। क्या था, कौन था, किस तरह की उसकी हरकतें थीं, क्या दरिंदगी दिखाई उसने अपने पूरे जीवन काल में। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में कोशिश रही है कि आपको युगांडा की जो पॉलिटिक्स रही उस समय की ये भी समझ आए, साथ ही साथ सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, इजरायली, इन सभी लोगों ने कैसे युगांडा का शोषण किया था उस समय ये भी समझ आए। तो ये वीडियो था
कोई और इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।